Assalamualaikum class, hope you all are fine and doing well. So as you all know that I am teaching you a course of applications of biotechnology which is of 2 credit hours. So far you all know that I was not able to conduct your classes for the past 2 weeks. I guess from the 8th of June the classes have been started. So inshallah we will cover our previous missed lectures in the coming weekdays or probably at the weekends. And there are only 4 lectures which we have missed, and inshallah we will cover them efficiently. So moving towards my first lecture of today, that is for single cell proteins. I just want to make a few points clear, or just want to give you an insight of what we have studied so far. You all know that what are the basics of biotechnology, what is the history of biotechnology. Now in applications of biotechnology I have taught you the basics, I have taught you the history, and as you know that the course is most importantly based on industrial biotechnology. So far we have discussed the basics of industrial biotechnology, the major industrial processes which we have discussed. We have discussed the production of beverages and the production of cheese, bread, and all the major products of biotechnology. So moving towards first lecture of today, if anybody has any problem in the previous lectures, you all can WhatsApp me or you all can ask me, or if you want any repeated lecture, or if you want me to just give you an overview of the past what we have studied, बिकॉज आई नो दैट काफ़ी अर्से से आप लोगों ने भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, या आप लोग भी ऐसे ज़ाहिर है आपको पता है क्वारंटीन में ये ऐसे सिचुएशन या ऐसे हालात हैं, तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो असाइनमेंट्स तो मैंने आप लोगों को 2 दी थी, वो मैंने कुछ चेक कर ली हैं, कुछ आप लोगों की रह गई हैं। तो फर्स्ट असाइनमेंट वॉज बेसिकली वही डिपेंड सारे उस पर बेस कर रही थी कि जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और जो सेकेंड असाइनमेंट थी वो कुछ उसमें न्यू टॉपिक्स भी ऐड किए थे, और कुछ आपको मैंने एज जनरल जो आपके कोर्स आउटलाइन में से नहीं है वो भी दिए थे, जस्ट आप लोगों को सारा रिकॉल करने के लिए। लेकिन उस वक्त बिकॉज वी वर नॉट अवेयर कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या नहीं होंगी, तो अब क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो हम लोगों ने जो असाइनमेंट्स में भी टॉपिक कवर किए हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है, इशू है, जो टॉपिक नहीं आप लोगों को समझ आया, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइम ना मज़ीद वेस्ट करते हुए, आज थर्सडे को आज आपका लेक्चर आपको पता है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो है। सो मूविंग टूवर्ड्स सिंगल सेल प्रोटीन्स। सिंगल सेल प्रोटीन्स बेसिकली आप लोगों को नेम से एक चीज़ें पता चल रही है कि ये प्रोटीन्स की बात हो रही है। नो व्हाट आर प्रोटीन्स? यू ऑल नो दैट प्रोटीन्स आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स एंड आफ्टर फैट्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स की हमारी बॉडी में फंक्शनल भी उतनी ही वैल्यू है जितनी स्ट्रक्चरल वैल्यू है। प्रोटीन्स हमारा बॉडी का मेजर कंटेंट या मेजर पोर्शन बनाते हैं। दे आर बेसिकली द मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स बेसिकली आप लोग जैसे सेंट्रल लोग मोलेकुलर बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, तो यू ऑल नो दैट हमने पढ़ा है कि जीन का प्रोडक्ट है प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितनी भी जीन्स हैं, जितने क्रोमोसोम्स पे जितनी जीन्स डिसाइड कर रही हैं, वो जीन्स अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होंगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है। तो ऑन द होल आप देखें कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल भी वैल्यू है, एक्सप्रेशन के हवाले से भी वैल्यू है, न्यूट्रिशंस के हवाले से भी वैल्यू है, ठीक है। दे सर्व एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नो व्हाट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन्स? सिंगल सेल की बात हो रही है। आपने जहाँ पे भी सिंगल सेल का वर्ड सुना होगा, एक वर्ड हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोटीन हमारे माइंड में फ़ौरन ये चीज़ क्लिक करती है कि हाउ कैन प्रोटीन्स बी सिंगल सेल, या प्रोटीन्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। सो बेसिकली द टर्म इज़ गिवन on the basis of
कि कौन सा सोर्स है इन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने का। सिंगल सेल प्रोटीन्स को हम दूसरे टर्म्स में माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पढ़ते आ रहे हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अलावा माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर रोल है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। दे आर द सिंथेसिस फैक्ट्री। जो भी हमने अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना है वो इनकी मदद से ही बनाना है, इनके मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हुए बनाना है। सिंगल सेल प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोग इसको एक टर्म में हम कह सकते हैं कि हम सेल की बात कर रहे हैं। हमने एडिबल सेल, एडिबल मीन्स कि वो चीज़ जो कि हम ईट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एडिबल सेल्स की बात करें। हम ऐसे सेल्स जिनको हम एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकें, दीज आर कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन्स, और शॉर्ट में फॉर्म में हम इनको SCPs बोलते हैं, या इनको एडिबल माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, SCPs are dried cells of microorganisms which can be used as dietary protein supplement. Now with the increasing world population, and you all know that the population of world might increase to 9 billions by 2050, so it is very difficult to compensate for the food shortage till that time. So that's why हमें अपनी डाइट में मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान में या हम लोगों में हमारी सोसाइटी में इतना सप्लीमेंट्स यूज़ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग अपनी डाइट से ही नेचुरल डाइट को ही प्रेफर करते हैं, मतलब किसी भी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। हम लोगों को अगर प्रोटीन को ओवरकम है तो हम कहते हैं ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप ज़्यादा ये मीट कंज्यूम करें, ठीक है, फ़िश खाएं। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में मोस्टली ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा इनका कॉन्सेप्ट है। सप्लीमेंट्स मीन्स प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं, वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो सब केमिकल सप्लीमेंट्स हैं, आप कोई नेचुरल सोर्स, कि जो चीज़ नेचुरल सोर्स से हासिल की जाएगी, प्रोडक्ट हासिल किया जाएगा, उसके उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और हार्मफुल इफेक्ट्स उतने ही कम होंगे। अब सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या हैं? बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू ऑल नो दे आर यूनिसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपने मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका 60 to 70% जो बॉडी वेट है वो 50 to 70% वो होता है, प्रोटीन कंटेंट उसका हाई होता है, या उनका बॉडी वेट इस पे प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। तो उनको हम लोग ड्राइड फॉर्म में उन सेल्स को, या तो उनमें से उन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या उन्हीं सेल्स को ड्राई करके डिफरेंट प्रोसीजर से पास होते हुए अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के फेजेस से होते हुए हम लोग उनको ईटेबल फॉर्म में, एडिबल फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि वो ह्यूमंस के लिए एज ए ह्यूमन फीड और एज ए एनिमल फीड के तौर के ऊपर वो यूज़ किए जा सकें। दे आर यूज्ड एज एनिमल फीड एंड कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन फीड एज प्रोटीन सप्लीमेंट। आई थिंक आप लोगों को मेजर बेसिक्स इसका एक जनरल पता चल गया होगा। इसको हम नॉवल फूड भी कहते हैं, मिनी फूड भी कहते हैं, एडिबल माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटीन्स भी बोला जाता है। तो अगर आपसे ये टर्म्स लेके क्वेश्चनिंग की जाए और SCP का वर्ड ना यूज़ किया जाए, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि ये प्रोटीन्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स और ये किन प्रोटीन्स की बात हो रही है। हिस्ट्री में आपको पता है कि वही चीज़ मेन बात बताई जाती है कि ये बेसिकली कब से हुआ। तो 1950s में सबसे पहले जो है SCPs की प्रोडक्शन इनिशिएट हुई थी। ये ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है, इन्होंने किया था। इसका नेम सबसे पहले प्रोफेसर स्क्रिमशो ने, जो MIT के थे, उन्होंने 1967 में सबसे पहले इसको नेम दिया गया था। 1950s में स्टार्ट हुआ था।
लेकिन 1967 में इसको नेम दिया गया था। और पहली कमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोटीन का नाम दिया गया था, जिसको ह्यूमन्स की कंजप्शन के लिए नहीं लेकिन एनिमल्स की कंजप्शन के लिए यूज़ किया गया था। अब जब भी हम जिस भी एससीपी को, जिस भी प्रोडक्ट को, अब एससीपी बेसिकली क्या है? दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट की बात आ गई ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, तो हमें पता है, हमें इसका एक सोर्स, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इस केस में बैक्टीरिया था, फिर हमें इसका सबस्ट्रेट चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रोटीन कंटेंट कितना है, कि आया हम इसको एससीपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्रोटीन वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया Methylophilus methylotrophus that was cultured on methanol and had 72% of protein content। रॉ मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं, अब जब रॉ मटेरियल्स की बात आ गई, अब हम उस फेज़ पे जाने लगे हैं कि हमने पता चल गया हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एससीपीज़, या हम कह सकते हैं वो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम प्योरीफाइड फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करने जा रहे हैं। अब हम वही जो हम थ्रू आउट अभी तक बात करते आ रहे हैं, वही हम सीक्वेंस फॉलो करने जा रहे हैं ऑफ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कि एससीपी की प्रोडक्शन कैसे आगे होगी। अब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है, वो हमें पता है, फिर हमें एक सबस्ट्रेट की ज़रूरत है। अब सबस्ट्रेट, आप लोग अगर फॉर एग्जांपल हम एथेनॉल के प्रोडक्शन में, तो आपको पता था कि कौन सा सबस्ट्रेट है, मोलेसेस को यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। आपने जब ड्रिंक्स की प्रोडक्शन की, वाइन की, तो बियर की, तो आपको पता है कि वाइन के केस में हम लोग ग्रेप जूस यूज़ करते हैं। इसी तरह उसके केस में, बियर के केस में हम लोगों ने वो या तो हम लोग कॉर्न को यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। इसी तरह चीज़ के केस में, ब्रेड के केस में डिफरेंट सबके सबस्ट्रेट्स हैं। अब एससीपी की प्रोडक्शन में मोस्टली जो हम लोग सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द वेस्ट मैटर ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि अपना वेस्ट सारे का सारा जो उनका सीवेज होता है, या जो भी जिस किस्म का भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, उसको बेसिकली हम बायोमास बोलते हैं। वो बायोमास या तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंडली, दैट बायोमास को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एससीपीज़, ठीक है। और फिर एससीपी की प्रोडक्शन में आगे जाके मेन जो है एससीपी की डाइल्यूशन, जो हमने जब हार्वेस्ट करने के बाद हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है, वो सबसे मेजर और सबसे टफ़ है, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो हमने एससीपीज़ को डाइल्यूट करना है, क्योंकि एससीपी बहुत लो कंटेंट में होगी हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि उसमें बायोमास भी होगा, सारा कुछ जो फर्मेंटेशन का पूरा आपके पास एट द एंड प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आपने उसमें से अपने एससीपीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ बोथ द सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एससीपीज़, ठीक है। द बायोमास कैन बी प्लांट बायोमास और ऑर्गेनिक बायोमास। प्लांट बायोमास जो क्रॉप्स का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऑर्गेनिक वेस्ट में ह्यूमन वेस्ट भी आ जाता है, सीवेज प्लांट्स का, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारे का सारा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली जो यूज़ होते हैं, दे आर एल्जे, फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एससीपीज़। अब आप देख रहे हैं कि फंजाई, एल्जे, ये सब बैक्टीरिया में अगर हम प्रोटीन, फैट या न्यूक्लिक एसिड कंटेंट देखें, तो फंजाई का प्रोटीन कंटेंट 30 to 40% है, एल्जे का 40 to 60% है, यीस्ट का 45 to 55% है, बैक्टीरिया का 50 to 60% है। अब बाकी फ़ैट कंटेंट या न्यूक्लिक एसिड कंटेंट को देखना हमारे लिए इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जनरली इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट में आप देख रहे हैं कि यीस्ट और बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कंटेंट है, वो सबसे यीस्ट का और बैक्टीरिया का प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। मोस्टली हम एससीपी की प्रोडक्शन में यीस्ट को यूज़ करते हैं,
for the production of SCPs, और second में bacteria, and then comes fungi and algae. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SCP. फंजाई में मोस्ट कॉमनली कौन से यूज होते हैं? यीस्ट में सैक्रोमाइसीस, सेराविसे, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस एंड कैंडिडा यूटाइलिस. एल्जी में कौन से हैं और बैक्टीरिया में कौन से हैं? ये जस्ट आप लोगों ने नेम्स ऑलरेडी भी पढ़े हुए हैं, आप लोगों को पता, आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि मेजर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो SCP के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं. अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. इसमें आप देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चारों ही इजी टू ग्रो होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर माइक्रो. इनका ग्रोथ रेट, उनको ग्रो करना इजी है, ठीक है, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम करते हैं वो फिर एक अलग चीज़ आ जाती है. अब आप देख रहे हैं फंजाई इजी टू ग्रो एंड हार्वेस्ट, बट दे हैव लो ग्रोथ रेट्स एंड लो प्रोटीन कंटेंट. नो दिस लो प्रोटीन कंटेंट जो है, यहीं से हमें एक मेजर ड्रॉबैक मिल जाता है, दैट इज़ नॉट दैट मच सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ SCPs, ठीक है. इसी तरह यीस्ट में भी लो प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है. अब बैक्टीरिया में है हाई न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, ठीक है, जो कि हमने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इसी चीज़ को रिड्यूस करना है, बट दे हैव एडवांटेज दैट दे हैव हाई प्रोटीन कंटेंट. तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत फेवरेबल है. और हम लोग ये इसमें देखें ऑल्दो लो प्रोटीन कंटेंट है, बट जब हम उसको प्योरीफाई करते हैं हमें वैसे ही SCP बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में मिलती है. तो जब हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में हमें ये मिलती हैं. दैट इज़ वाई हम इनको प्रेफर करते हैं. इनका लो न्यूक्लिक एसिड कंसेंट है, तो इसलिए हमें जो आगे प्रेसिपिटेशन और फिल्ट्रेशन जो हमें Na कंटेंट को रिड्यूस करना है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो. बायोमास का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. सिलेक्शन ऑफ बायोमास डिपेंड्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब जैसे सबस्ट्रेट की सिलेक्शन जो है, वो जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, हमें सबस्ट्रेट की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ करें. लाइकवाइज SCP की प्रोडक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो बायोमास है, तो इसलिए हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा बायोमास यूज़ करने जा रहे हैं और हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने यूज़ करना है उसका पता होना. फॉर एग्जांपल एल्गे आर कल्टिवेटेड ऑन सीवेज, whereas yeast are cultured on एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब हमने अगर एल्गे प्रोड्यूस करना है फॉर SCP तो हम लोग सीवेज प्लांट्स या सीवेज को लेंगे एज अ बायोमास, लेकिन अगर हमने यीस्ट को प्रोड्यूस करना है SCP के लिए तो हम लोग उसको कल्चर करेंगे, आगे फर्मेंटेशन करेंगे ऑन एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट. एल्गल बायोमास है. एल्गे ग्रोस ऑटोट्रॉफिकली. इनको लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, या आपने अक्सर देखा होगा आपको एल्गे ग्रो हुई हुई नज़र आएगी सीवेज के ऊपर. अगर आप लोग अपने ऐसे प्लांट्स में जाके, या आप लोग बाहर कहीं देखें जाके जहाँ पे सीवेज प्लांट्स होते हैं, या जहाँ पे सीवेज का निज़ाम जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, वहाँ पे आपको द पैसेज ऑफ टाइम आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एल्गे ग्रो हुई भी नज़र आएगी, ठीक है. ये वो पॉन्ड्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियली एल्गे को ग्रो किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ SCPs, इसलिए ये आपको थोड़ा सा ज़रा क्लीन फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है. टेम्परेचर ये दिया जाता है और इनको सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में कल्टीवेट किया जाता है. ये बैक्टीरियल फंगल बायोमास की प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर और ये pH दी जाती है. और आपको पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करने के लिए बहुत से सबस्ट्रेट्स हम यूज़ कर सकते हैं. यीस्ट को ग्रो करने के लिए, यीस्ट का अगर आप लोगों को नेम माइंड में तो फ़ौरन आपको एक एथेनॉल प्रोडक्शन का ज़हन में आ जाता है. और आपको पता है एथेनॉल प्रोडक्शन में जो सबस्ट्रेट है बेसिकली वो मोलेसिस या स्टार्ची मटेरियल्स, ठीक है. तो इट मींस के एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यीस्ट की कल्टीवेशन के लिए, ये टेम्परेचर दे के. और ये वो टैंक्स है. इसके अलावा कुछ इसको ग्रो करने के लिए इन सबस्ट्रेट्स में, ये तो हर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में थोड़ी बहुत वेरिएशन, थोड़ी बहुत एडिशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक एसिड्स या सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं. लाइक इस केस में आपको इनऑर्गेनिक एसिड्स या सल्फर सप्लीमेंट्स देने होंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ यीस्ट.
SAP production में selection of suitable strain, this first point is the part of the upstream processing. Fermentation, then comes harvesting. Harvesting, you all know, this is the collection of your desired product. Post harvest treatment, हार्वेस्टिंग आपने कर ली, अब आपने उसको एडिबल फॉर्म में भी लेके आना है उसको कंज्यूम करने के लिए, फिर आपने उसको कमर्शियली अवेलेबल करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी प्रोसेसिंग फॉर फूड करनी है, ठीक है. दीज आर ऑल द स्टेप्स आफ्टर फर्मेंटेशन आर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड ऑल द स्टेप्स बिफोर फर्मेंटेशन आर SAP प्रोडक्शन, ठीक है. Selection of strain should be very careful and we all know that we have been studying this from the very first day कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है वो ऐसे ही नई स्ट्रेन सेलेक्ट हो जाती, डिफरेंट स्ट्रेन्स को यूज़ किया जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन सी स्ट्रेन है जो कि हमें कम से कम हमें कंटेमिनेशन दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है और कम से कम टॉक्सिक और इनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स इन द कंज्यूमर में प्रोड्यूस कर रही है कि जो कंज्यूम करने जा रहा है आगे उस प्रोडक्ट को, उसमें आया कोई उस प्रोडक्ट के कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे या उसको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हर चीज़ पे बेस करती है. स्ट्रेन की सिलेक्शन आपकी केयरफुल होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होगा. फर्मेंटेशन आपको पता है फर्मेंटर में होती है और हमने फर्मेंटर के डिफरेंट पार्ट्स, उसमें कौन कौन सी जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, किस किस पर्पस के लिए, वो हम स्टडी करके आए हुए हैं. एयर के लिए एरेटर है अगर वो एरोबिक फर्मेंटर है, अगर एनारोबिक है तो इट मीन्स के एयर की ज़रूरत नहीं है. फिर उसमें हमने देखना है कि कंटिन्यूस कल्चर हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन कर रहे हैं या बैच फर्मेंटेशन कर रहे हैं या फेड बैच फर्मेंटेशन कर रहे हैं. इसके अलावा इंजीनियर्स ने अब फर्मेंटर डेवलप किए हैं जिनको बोला जाता है डीप लिफ्ट फर्मेंटर या एयर लिफ्ट फर्मेंटर. ये आप लोगों की असाइनमेंट है फॉर योर नेक्स्ट क्लास कि आपने मुझे डीप लिफ्ट फर्मेंटर या एयर लिफ्ट फर्मेंटर सिर्फ 2 to 3 लाइन्स में सिर्फ बताना है कि ये क्या होता है. इंशाल्लाह आई विल आस्क यू. हार्वेस्टिंग, अब आपको पता है जब कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स आर फुली डेवलप्ड, हमने अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग की, स्ट्रेन की सिलेक्शन की, उसके बाद फर्मेंटेशन की. फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया है, हमें पता है हमारी माइक्रोब को हमने बेसिकली ग्रो करवाया है. माइक्रोब ग्रो होगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. माइक्रोब का नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स कि हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है. अब द बल्क ऑफ सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फर्मेंटर बाय डिकेंटेशन. डिकेंटेशन बेसिकली एक टेक्निक है जस्ट लाइक फिल्ट्रेशन यू कैन से, जिसमें 2 इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं या जो 2 इमिसिबल जो मिक्स नहीं हो सकते लिक्विड और सॉलिड, उनको आपस में सेपरेट किया जाता है. तो यू ऑल नो कि हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफिकेशन और ये सारे प्रोसेस पढ़ते आए हैं. ये दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टिंग as well as post-harvest treatment. After harvesting, the cells are subjected to a variety of processes: centrifugation, washing, drying. It depends कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आपने उसको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, उसका प्रोटीन कंटेंट कितना है, उसको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किस पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. ये जो टेबल है इससे आप ये जो आपके पिक्चर है इससे आप गो थ्रू होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह इजीली क्लियर हो जाएगा. इसमें सिर्फ वही सब कुछ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताएगा और ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम एनिमल फीड के तौर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं और वही बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है. इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी या कोई होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इससे जस्ट आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए. प्रोसेसिंग ऑफ फूड में ये प्रोसेसिंग फॉर फूड. अब प्रोसेसिंग फॉर फूड हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने मोस्टली जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से वो फूड के लिए. अब SCP तो डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है. तो इसलिए हमने मैकेनिकल मेथड्स, डिफरेंट केमिकल मेथड्स
या फिज़िकल मेथड्स को यूज़ करना है, आया या तो सेल्स को ही ड्राइड फॉर्म में प्रोटीन यूज़ करने के लिए अगर उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। अगर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा नहीं है और वेरी लो प्रोटीन कंटेंट है या मीडियम प्रोटीन कंटेंट है, तो हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके उनकी सेल वॉल को डिस्टर्ब करके सेल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है अपने जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और ये डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। न्यूक्लियस एंजाइम्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए की क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है। तो हमारे पास जो हमने अपना एससीपी प्रोड्यूस करना है उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट और मिनिमम हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड कंटेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम न्यूक्लियस एंजाइम के साथ ट्रीटमेंट देंगे अपार्ट फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, ठीक है। ये वही बात, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, जो एंजाइम राइबोन्यूक्लियस इज़ यूज्ड फॉर आरएनए, न्यूक्लियस इज़ यूज्ड फॉर डीएनए मोस्टली, ठीक है। मोस्टली एंजाइम द यूज ऑफ दिस एंजाइम्स कैन बी यूज एक्सोजेनसली और कैन बी इंड्यूस्ड एंडोजेनसली, ठीक है। ये एंजाइम्स जो हैं या तो सेल्स को एक्सोजेनसली दे दिए जाते हैं या फिर शुरू से ही इनको सेल्स को फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ही एंडोजेनसली इनको दे दिए जाते हैं। Now, what are the major applications of SCPs or the major applications of single cell proteins? ठीक है, they have a high protein content as well as they have a high vitamin content also, ठीक है। तो एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट फूड्स में इस देयर ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स एंड फूड फाइबर्स, ठीक है। जो अंडर नरिश चिल्ड्रन होते हैं, जो कि प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, या आपको पता है जो वीक होते हैं चिल्ड्रन अंडर द, जो उनका ग्रोइंग फेज़ है जिसमें वो अंडर नरिश होते हैं, उनको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। जैसे आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को, कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं, या कैल्शियम के लिए हम लोग मिल्क दे देते हैं। इसी तरह उनको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा एज अ हेल्थ फूड के तौर पे भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं, दे आर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन केस इफ़ यू आर फास्टिंग या आप कोई ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे आप अपनी डाइट सही तरह से नहीं कंज्यूम कर पा रहे, तो आप अपनी जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइरुलिना जो है ये पार्ट ऑफ डाइट है ऑफ यूएस ओलंपिक टीम। जो यूएस की ओलंपिक टीम है वो, क्योंकि ज़ाहिर है ओलंपिक्स में गेम्स खेलने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो इनको सप्लीमेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट नेचुरली यूज़ करते हैं और रेगुलरली यूज़ करते हैं इन थेरापेटिक्स एंड नेचुरल मेडिसिन्स, ठीक है। रिड्यूस बॉडी वेट, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट, सिंगल सेल प्रोटीन से कितने बेनिफिट्स हैं, कि ये अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सप्लीमेंट ये कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, ठीक है। शुगर लेवल को लो करते हैं, डायबिटिक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। जब दे वे प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, इट मीन्स कि अगर कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन डायरेक्टली लीड्स टू हार्ट डिजीज़, कार्डियक डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, द मेजर जो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज़ है, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो ये प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। इसके अलावा हेल्दी आइज़ एंड स्किन, ठीक है। इसमें इनमें बीटा कैरोटीन जो विटामिन है प्रोड्यूस होता है, ये आइज़ और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन को एंटी कैंसर सब्सटेंस के तौर पे भी रिकॉर्ड कर दिया गया है कि ये एज एन एंटी कैंसर एजेंट भी यूज़ हो सकता है, एंड दिस इज़ डिक्लेयर्ड बाय द UN नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं और ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी बात हो गया आई गेस, क्योंकि बहुत से हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, बायो लिपस्टिक्स और हर्बल जितनी फेस क्रीम्स हैं, ठीक है। इनको वैसे भी कंज्यूम किया जाए तो आपके हेयर हेल्थी रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो कॉस्मेटिक्स हैं इसमें मोस्टली कोल टार
कि डाई या इस तरह के इस पे बेस होने वाले क्या यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स, तो ये उसको रिप्लेस करता है उनके कॉस्मेटिक्स में. The last I guess is poultry and cattle. Excellent convenient source of protein and other nutrients. पोल्ट्री और कैटल फील्ड के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है. लाइकवाइज ह्यूमंस फीड के लिए, लाइकवाइज एनिमल फीड के लिए. तो ये कैटल और पोल्ट्री की ये एनिमल फीड में ही सारे आ जाते हैं. नो एट प्रेजेंट SCP प्रोडक्शन इज इन इन्फेंसी मीन्स कि अभी अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में या अपने जो बचपने में है. और मोस्टली ये जो है फॉरेन कंट्रीज़ में या बाहर की कंट्रीज़ में इसकी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी काम हो रहा है, या इसकी स्टडी पे भी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है. अब वन ऑफ द वेज टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इज़ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. एंड यू ऑल नो बीइंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट दैट जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डन बाय genetic engineering so that we can obtain genetically modified microorganisms जो कि हमें उनमें वो चेंजेस जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं जो कि हमें ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा विटामिन की आगे जाके प्रोडक्शन दे और लो न्यूक्लिक एसिड कंटेंट दे. Using microbial biomass as a food source deserves serious concentration because of insufficient world food supply and high protein content of the most microorganisms. अब माइक्रोबियल बायोमास को एक फूड सोर्स की सोर्स पे यूज़ करना, माइक्रोबियल बायोमास मीन्स हम SCPs की बात कर रहे हैं, इसको सीरियस कंसिड्रेशन की ज़रूरत है. क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, उतना ही हमारा फूड का शॉर्टेज हो रहा है. और फूड की सप्लाई को बैलेंस करने के लिए SCPs which is a major part of the industrial biotechnology, they can prove to be very very beneficial as a protein supplement for children as well as for adults as well as for aged people. ठीक है. सो आप लेक्चर्स एक दफ़ा गो थ्रू हो और आपको जो कोई कन्फ्यूजन, जो प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.